नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेअदबी से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भगवंत मान का गुनाह माफ करने के लायक नहीं है और अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को सिख समुदाय से बाहर कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गुरुग्राम में भगवंत मान ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाकर श्री अकाल तख्त साहिब की सही रिपोर्ट को झुटलाने की कोशिश की। बीजेपी ने कहा कि आज पंजाब में ऐसे लोग सत्ता में हैं जो सिख धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। भाजपा नेता सिरसा ने कहा कि सिख अधिकारियों, सिखों की इज्जत और सिखों की भावनाओं को चुनौती दी गई है। भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो मामले में हरियाणा के गुरुग्राम में प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर उनसे इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि मान के वीडियो को छिपाने की कोशिश बेनकाब हो गई है। कथित वायरल वीडियो विवाद में गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों यानी कि अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ चल रही है और जांच में जो भी और जानकारी सामने आएगी उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और पुष्टि की जाएगी। भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो मामले में आरोप है कि वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया और 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। और इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। भगवंत मान के खिलाफ विरोध में भटिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। गांव, मंडी, कला सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारे के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में सिख संगत से सीएम का बहिष्कार करने की अपील की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री के विरोध में कई गांव में मुख्यमंत्री के फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं और इसके बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि अकाल तख्त हर पंजाबी और सिख के लिए सर्वोच्च है और लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए इस पवित्र संस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमों को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी इमारत का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे मंजूरी मिली है। कानपुर में छापेमारी के दौरान मानकों के विपरीत संचालित 30 से अधिक कोचिंग सेंटर बिल्डिंगों को सील कर दिया गया। कानपुर के काका देव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और जहां कई संस्थान आवासीय भवनों का भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अयोध्या में कुल 36 कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है जिसके लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई हैं। अयोध्या पुलिस ने कहा है कि जिन कोचिंग सेंटरों में छोटी कमियां मिली हैं उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं जबकि गंभीर खामियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में सिविल लाइन क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायर विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है और जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने भी आई हैं और जांच में यह भी सामने आया है कि कोचिंग सेंटर आवासीय भवन में संचालित किए जा रहे थे। फायर विभाग ने इस संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अस्पतालों, होटलों, कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालकों के साथ बैठक की और सभी को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद जिले के हर संस्थान में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। कमी पाई गई तो बेहद सख्त और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सभी संस्थानों के लिए फायर एनओसी नियमों का पालन और एंट्री एग्जिट के साथ बिल्डिंग प्लान को दीवार पर चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुरादाबाद के डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्डिंग का उपयोग केवल उसी रूप में होना चाहिए जिसके लिए नक्शा पास हुआ है। लखनऊ आग हादसे पर राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के बाद आज दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं और इस दौरान विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चोन हुयून से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देंगे। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया यात्रा पर थे, जहां उन्होंने मंगोलिया के मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच खनन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राज्यसभा के पूर्व सांसद नबम रेबिया की पुस्तक का विमोचन करेंगे और पुस्तक का नाम है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है और दोनों ही पक्षों ने उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता की है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी शुल्क नीति में बदलाव के बाद प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को नया स्वरूप देना और उसके ढांचे में बदलाव करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड से मुलाकात की और इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक संबंधों को और गहरा करने तथा विकास और इनोवेशन के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बेथनी मॉरिसन ने कहा है कि दोनों देश फरवरी 2026 से एक ऐतिहासिक यूएस भारत ट्रेड डील के अंतिम रूप देने के इरादे के साथ आगे बढ़े हैं। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जाने वाले यात्रियों के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दूतावास ने अगले नोटिस तक भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी ईरान यात्रा न करने की सलाह दी है। ईरान में रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जा रहे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय दूतावास के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराएं। ईरान में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अब सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचने और आसान होगा। डीएमआरसी ने करीब 9.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। परियोजना पूरी होने के बाद सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख सरकारी कार्यालय, इंडिया गेट और भारत मंडपम जैसे महत्वपूर्ण स्थल सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में आज केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया और यह परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत विकसित की जा रही है। डीएमआरसी के अनुसार नया कॉरिडोर भूमिगत होगा और मैजेंटा लाइन को आरके आश्रम मार्ग तक बढ़ाएगा तथा केंद्रीय सचिवालय को येलो और वायलेट तथा मैजेंटा लाइन के ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। करीब 9.9 किलोमीटर लंबे पूरी तरह से भूमिगत कॉरिडोर में 9 स्टेशन होंगे और इसमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत और केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस और भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक में पाकिस्तान पर बैठक को राजनीतिक रंग देने और जम्मू कश्मीर पर अनावश्यक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।
यूएन में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इस पर कोई बाहरी दखल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े यूएन चार्टर के 2 चैप्टर के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया। भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी के लगातार आगे बढ़ने पर जोर दिया। सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, स्पेस और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में कार्यरत सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए विदेश मंत्रालय की टीम प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 चिप युक्त ई पासपोर्ट, नए पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी किए जाने की विदेश यात्रा अधिक सुगम हुई है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा ने पेरू में 205वें स्वतंत्रता दिवस पर वहां की सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल हुए। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा ने पेरू के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि रानी दुर्गावती जी सुशासन और सेवा की अमर प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा है कि न्यायप्रिय शासिका और नारी शक्ति की प्रतीक गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती जी ने स्वराज और स्व संस्कृति की मूल्य रक्षा के लिए मुगल आक्रांताओं का विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से देश भर में मौसम बदल गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भी छुटपुट बारिश और तेज हवाओं ने उमस भरे मौसम में राहत दिलाई है और चेन्नई, कोलकाता और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं और संभावना है कि इस हफ्ते पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और बिहार में हीट वेव की संभावना है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार।
सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 187 अंक चढ़कर 76,388 अंक पर, जबकि निफ्टी करीब 58 अंक की बढ़त के साथ 23,878 अंक पर चल रहा है। रुपये आज शुरुआती कारोबार में 10 पैसे टूटकर 94.86 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता वास्तव में लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया समझौता है और जिससे भारतीय किसानों, कारोबारियों, कारीगरों और देश भर के आम लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा है कि ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार तक पहुंच मिलने से महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खुलेंगे और ये समझौता भारत के मूल हितों में से समझौता किए बिना वंचित वर्गों को भी सशक्त बनाएगा। सरकार ने कहा है कि भारत ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश की घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और भारत के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 2,70,000 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों यानी कि करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर त्रिपुरा के पशु संसाधन विकास विभाग और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक क्षेत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का अगरतला में उद्घाटन किया गया और ये राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या तिमाही आधार पर 6.24% बढ़कर 1.09 अरब हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे सभी संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं में बेहतर तालमेल के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाना होगा। डिजिटल इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में एमएसएमई में डिजिटल उपकरणों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूपीआई और आधार बैंकिंग में अर्ध शहरी और ग्रामीण एमएसएमई खुदरा स्टोर्स में 61% लेन देन बढ़ा है। सेबी और विनिमय बोर्ड ने पूंजी बाजार से जुड़ी विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए एक समान विज्ञापन आचार संहिता कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड CAC लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2026 के लिए ट्रेड फॉर क्वार्टरली के नवीनतम संस्करण का विमोचन किया। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह में मजबूत सुधार देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में शुद्ध FDI बढ़कर 6 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। RBI के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश से बाहर जाने वाले निवेश की तुलना में 6.6 अरब डॉलर अधिक रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय बॉन्ड में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में ये प्रस्ताव 50 के मुकाबले में 48 मतों से पारित हुआ और इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है तो वो ईरान के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर देंगे।
ट्रंप ने कहा है कि उचित समय पर IAEA निरीक्षक ईरान में तैनात किए जाएंगे और दावा किया है कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा है कि सरकार ईरान के साथ एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते की दिशा में काम कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए नाजुक शांति समझौते के बाद खाड़ी क्षेत्र में हालात सामान्य करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों और करीब 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। यूएन ने शुरू किया जहाजों को निकालने का ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का यह दावा गलत है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों के लिए उसके क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी अंतिम समझौते के तहत ईरान होर्मुज स्ट्रेट में टोल नहीं वसूल सकेगा और उन्होंने कहा है कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश की सेना अच्छा काम कर रही है और रूस पर दबाव बढ़ा रही है। अल्बानिया में फ्लामिंगो क्रांति का प्रदर्शनकारी सरकार के इस्तीफे और देश में व्यवस्थित सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जर्मनी में रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं और राज्य संचालित रेल संचालक ने कहा है कि रेलवे रेडियो संचार प्रणाली में खराबी के कारण देश भर में ट्रेनें ठप हो गई थीं। दक्षिणी रूसी शहर में दर्जनों वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर कतार में खड़े हुए देखे गए और रूस के कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रमुख रिफाइनरियों में उत्पादन में कटौती के कारण रोस्तोव क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंपों में गैसोलीन की कमी हो गई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 267 मौतें शामिल हैं। रूसी डील के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है और उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि जानकारी दी है ये खबर के अनुसार कि देश में डीजल की कमी हो सकती है और इससे निपटने के लिए रूस ईंधन का आयात भी कर सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि नॉर्थ कोरियाई नौसेना का परमाणु हथियारों से लैस रहेगा और बड़े युद्धपोत बनाएगा। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ रोकथाम के लिए आवश्यक बताया। और यूरोप इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, जिसने कई देशों में तापमान में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरे महाद्वीप में एयर कंडीशनर और पंखों की बिक्री में तेजी आ गई है। मंगलवार को फ्रांस में चल रही भीषण गर्मी की लहर के कारण पेरिस में प्रमुख पर्यटक स्थलों यानी कि एल्फिल टावर और लूवर को समय से पहले ही बंद करना पड़ा। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की है। जीत के साथ ही पुर्तगाल की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। पुर्तगाल की जीत में स्ट्राइकर रोनाल्डो ने 2 गोल करके अहम भूमिका निभाई। पुर्तगाल की तरफ से पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। उज्बेकिस्तान के खिलाफ पहला गोल करते हुए रोनाल्डो ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया और वे 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके साथ ही रोनाल्डो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। विश्व कप में उनके गोल की संख्या 10 हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम को गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इंग्लैंड को मैच में पहला शॉट लक्ष्य पर लगाने के लिए 57 मिनट का इंतजार करना पड़ा। अंतिम ग्रुप मुकाबले में इंग्लैंड का सामना पनामा से होगा। फीफा विश्व कप में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एंटे बुदिमिर ने मैच का
एकमात्र गोल किया। ये जीत क्रोएशिया के कप्तान लूका मॉड्रिच के लिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला है और अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। कोलंबिया की टीम ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। कोलंबिया ने डैनियल मुनोज के गोल की मदद से कांगो को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। 10 साल का दबदबा कायम रखा। भारत के लिए अभिषेक और नीलकांत, सुखजीत और राजविंदर ने गोल दागे। पिछले 10 सालों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हॉकी मैच नहीं गंवाया है। भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना होगा। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में घर वापसी हो गई है। पंत 12 करोड़ रुपए की भारी कटौती के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल हुए हैं। गत चैंपियन न्यूजीलैंड ने ICC T20 महिला विश्व कप में स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा है। न्यूजीलैंड ने 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 रन तक 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि शीर्ष 62 और ब्रूक हैलीलैंड ने नाबाद 41 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।